हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन में हम फर्स्ट वन ब्लड प्रेशर क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद डिफाइन ऑफ हाइपरटेंशन हम पढ़ने वाले हैं। अब हाइपरटेंशन के क्लासिफिकेशंस क्या होता है और डिफरेंट उसके टाइप्स क्या होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। अब किसी भी पर्सन में हाइपरटेंशन डेवलप हुआ है तो उसके साइन एंड सिम्टम क्या हो सकते हैं, उसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, उस पर्सन में उस हाइपरटेंशन कैसे डायग्नोसिस करेंगे और उस हाइपरटेंशन का मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हाइपरटेंशन। तो ये ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो हम एक हार्ट की स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हमने हार्ट की स्ट्रक्चर बनाई है। हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से एक आर्टरी निकलती है जिसको हम बोलते हैं एओर्टा। जिसको हम क्या बोलते हैं, एओर्टा बोलते हैं। ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ बनाई है। तो हमारे बॉडी में हार्ट का काम होता है हमारे बॉडी के टिश्यू तक ब्लड सप्लाई करता है। अब ये ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो जब हार्ट सिस्टोल करता है उस सिस्टोल के दौरान एओर्टिक वाल्व में से फोर्सफुली ब्लड किस में आता है, एओर्टा में आता है। और उस फोर्सफुली ब्लड आता है, उस ब्लड का जो प्रेशर लगता है आर्टरी के वॉल के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो हार्ट का काम होता है सिस्टोल और डायस्टोल करना। तो सिस्टोल के दौरान जो फोर्सफुली ब्लड आएगा और डायस्टोल के दौरान जो ब्लड का प्रेशर लगता है हार्ट की वॉल, आर्टरी की वॉल के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो ब्लड प्रेशर की डेफिनेशंस क्या होगी, इट इज द फोर्स और प्रेशर ऑफ द ब्लड अपॉन द वॉल ऑफ द आर्टरी। आर्टरी के वॉल पे जो फोर्सफुली ब्लड का प्रेशर लगता है उस प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब जब हार्ट सिस्टोल करेगा उस सिस्टोल के दौरान फोर्सफुली ब्लड आता है और जो प्रेशर लगता है वो प्रेशर होता है 120 mm ऑफ Hg, 120 mm ऑफ Hg। उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, उस प्रेशर को हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो हार्ट जब सिस्टोल करेगा उस सिस्टोल के दौरान फोर्सफुली ब्लड आर्टरी के अंदर आता है, उस ब्लड का जो प्रेशर लगता है उस प्रेशर को हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब जब हार्ट रिलैक्सेशन करेगा, डायस्टोल करेगा, उस डायस्टोल के दौरान ये एओर्टिक वाल्व क्लोज हो जाते हैं। उसके दौरान जो ब्लड बचा हुआ होता है आर्टरी के अंदर, उस ब्लड का जो प्रेशर लगता है उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। उसको हम क्या बोल सकते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। वो कितना होता है, वो होता है 80 mm ऑफ Hg होता है। ये किसी भी पर्सन का नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो गया, किसी भी व्यक्ति का ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो गया। अब ये हाइपरटेंशन क्या होता है, तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। अब किसी भी वजह से ये ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, नॉर्मल मात्रा में से इंक्रीज हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। लेकिन कभी कभी पर्सन्स में ब्लड प्रेशर इंक्रीज मिल सकता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज करते हैं उसके दौरान हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज मिल सकता है। हम रनिंग करते हैं उसके दौरान हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज मिल सकता है। कोई भी इमरजेंसी स्ट्रेसफुल कंडीशन हो गई तो भी हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज मिल सकता है। तो उस ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन नहीं बोलेंगे। तो हाइपरटेंशन की कौन से ब्लड प्रेशर को बोलेंगे, तो किसी भी पर्सन में हमने ब्लड प्रेशर चेक किया, उसका ब्लड प्रेशर आया 160/90, उसका ब्लड प्रेशर आया, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। अब उसका एक बार में इतना ब्लड आने की वजह से उसको हम हाइपरटेंशन नहीं बोलेंगे। उस पर्सन का हम 1 वीक तक, उस पर्सन का 1 वीक तक ब्लड प्रेशर हम चेक करते हैं। 1 वीक तक उस पर्सन का ब्लड प्रेशर चेक करेंगे और एक डायरी में नोट करेंगे। उसके बाद 1 वीक तक इस पर्सन का ब्लड प्रेशर इंक्रीज मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, तो हम बोलेंगे ए पेशेंट को क्या है, ए पेशेंट को हाइपरटेंशन की कंडीशन है, हाइपरटेंशन है। तो हाइपरटेंशन की डेफिनेशंस क्या होगी, तो डिफाइन ऑफ हाइपरटेंशन,
ए persistent elevations of the blood pressure more than 140 mm of Hg, किसी भी पर्सन में ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वो लॉन्ग टाइम से हो रहा है। persistent elevations of systolic blood pressure more than 140 mm of Hg और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 90 mm of Hg। किसी भी पर्सन में परसिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है? तो परसिस्टेंट का मीनिंग होता है लॉन्ग टर्म। क्या होता है? लॉन्ग टर्म या लॉन्ग टाइम तक किसी भी पर्सन में ब्लड प्रेशर इंक्रीज मिल रहा है हमको, तो हम उस पर्सन को क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है उस पर्सन को। तो ये परसिस्टेंट एलिवेशन ऑफ द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना मिलेगा? 140 mm ऑफ Hg से हमको ज्यादा मिलेगा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमको 90 मोर देन 90 mm ऑफ Hg से ज्यादा मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन बोलेंगे। अब किसी भी पर्सन में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो हम सोच सकते हैं कि इसका कार्डियक आउटपुट ज्यादा होने की वजह से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है कि हमारा हार्ट ज्यादा सिस्टोल करेगा, तो ज्यादा ब्लड एओर्टा में आएगा, तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है तो हमारी आर्टरी के वॉल के ऊपर ज्यादा प्रेशर लगेगा, तो कौन सा? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेनली डिपेंड अपॉन द कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ता है? अब ये आर्टरी में से एक एओर्टा में से हम एक आर्टरी निकालते हैं और वो हमारे बॉडी के टिश्यू तक ब्लड पहुंचाती है। ये आर्टरियोल्स की हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, छोटी छोटी आर्टरियोल्स होती हैं। अब किसी भी वजह से ये पेरिफेरल रेसिस्टेंस हो जाते हैं, आर्टरियल्स कॉन्स्ट्रक्शन हो जाती है, उसकी वजह से ये फोर्सफुली ब्लड तो आएगा आर्टरी में अंदर, लेकिन आगे ज्यादा ब्लड आगे नहीं जाएगा। तो ब्लड कहाँ पे भरेगा? ब्लड भरेगा आर्टरी के अंदर, ब्लड भरेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? पेरिफेरल रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो पेरिफेरल रेसिस्टेंस होने की वजह से आर्टरी के अंदर ब्लड फील होता है, उसकी वजह से क्या होता है? हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो जब भी हमारा बॉडी में डायस्टोलिक ब्लड इंक्रीज होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? पेरिफेरल रेसिस्टेंस हो सकता है। तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेनली डिपेंड अपॉन द पेरिफेरल रेसिस्टेंस। अब किसी भी पर्सन में लॉन्ग टर्म से उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो हमारे बॉडी के अंदर वाइटल ऑर्गन खराब हो सकते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर स्ट्रोक और हेमरेज हो सकता है, हमारा हार्ट डायलेट हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, हमारी किडनी खराब हो सकती है। इसलिए हाइपरटेंशन को हम साइलेंट किलर भी बोल सकते हैं। इसलिए हाइपरटेंशन को हम क्या बोल सकते हैं? साइलेंट किलर भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के ऑर्गन धीरे धीरे डैमेज हो जाते हैं ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से, इसलिए इसको हम साइलेंट किलर भी बोल सकते हैं। तो हमारा हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर की डेफिनेशंस हो गई। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का क्लासिफिकेशंस क्या होता है? तो एग्जांपल से हम सोचे कि हमारे पास 4-5 पेशेंट आए हैं, उस पेशेंट का फर्स्ट पेशेंट का हमने ब्लड प्रेशर चेक किया, उसका हमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमको मिला 120 mm ऑफ Hg। उस पर्सन का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमें मिला 80 mm ऑफ Hg। तो उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। क्या है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। तो किसी भी पर्सन का नॉर्मल ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 120 mm ऑफ Hg होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 mm ऑफ Hg होता है। दूसरे पेशेंट का हमने ब्लड प्रेशर चेक किया तो उस पेशेंट का हमको ब्लड प्रेशर 120 से ज्यादा 120 to 139 तक हमको ब्लड प्रेशर मिल रहा है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमको 80 से ज्यादा 80 to 89 तक जा रहा है।
परसिस्टेंट जा रहा है, 1 वीक तक हम चेक करते हैं तो ज्यादा मिल रहा है, तो उस पर्सन को हम बोलेंगे प्रे हाइपरटेंशन की कंडीशन है। क्या है? प्रे हाइपरटेंशन की कंडीशन है। तीसरे पेशेंट का हमने ब्लड प्रेशर चेक किया तो उसका हमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 139 टू 159 तक उसका ब्लड प्रेशर जा रहा है सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमको 89 टू 99 तक जा रहा है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और परसिस्टेंट ब्लड प्रेशर हम चेक करते तो उसका ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा मिल रहा है तो उसको हम बोलेंगे स्टेज 1 हाइपरटेंशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टेज 1 हाइपरटेंशन बोलेंगे। दूसरे पेशेंट का हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो उसका हमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लॉन्ग टर्म से 160 से ज़्यादा मिल रहा है, और उसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमको मोर देन 100 मिल रहा है, तो उस पेशेंट को हम क्या बोलेंगे? स्टेज 2 का हाइपरटेंशन है। उस पेशेंट को क्या है? स्टेज 2 का हाइपरटेंशन है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन होता है हाइपरटेंशन का। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ द हाइपरटेंशन। अब हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन। तो ये प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या होता है? अब किसी भी पर्सन में ब्लड प्रेशर हमको ज़्यादा मिल रहा है, लॉन्ग टर्म से उसको ब्लड प्रेशर हमको ज़्यादा मिल रहा है। अब उस पर्सन का हम सब रिपोर्ट कराते हैं, लेकिन सब रिपोर्ट क्या होता है? नॉर्मल आते हैं, लेकिन तो भी उस पर्सन का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम प्राइमरी हाइपरटेंशन भी बोल सकते हैं, एसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोल सकते हैं, और इडियोपैथिक हाइपरटेंशन भी बोल सकते हैं। तो कोई भी कॉजेज नहीं होता है तो भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज मिल रहा है तो उसको हम प्राइमरी हाइपरटेंशन बोलेंगे। तो द हाइपरटेंशन ड्यू टू द अननोन कॉजेज, कोई भी कॉजेज नहीं होता है, अननोन कॉजेज, तो उसको हम प्राइमरी हाइपरटेंशन बोल सकते हैं। ऐसे कौन से कॉजेज हो सकते हैं कि हम अनुमान लगा सकते हैं जिसकी वजह से प्राइमरी हाइपरटेंशन हो सकता है? तो फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक फैक्टर की वजह से, फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक फैक्टर की वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज मिल सकता है। तो हमारे फादर में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, तो हमको भी हाइपरटेंशन हो सकता है। उसके बाद आता है फिजिकल इनएक्टिविटी। हम पूरा दिन बैठे रहते, कोई भी एक्टिविटी नहीं करते, तो खाना खाएंगे और बैठे रहेंगे तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। अब फिजिकल इनएक्टिविटी करेंगे तो क्या हो जाएगा? ओबेसिटी डेवलप हो सकती है, मोटा हो जाएगा इंसान, मोटापा बढ़ जाता है, उसकी वजह से हमारा बॉडी का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और कार्डियक आउटपुट ज्यादा हो जाता है, उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है। अब कोई भी पर्सन स्ट्रेस और टेंशन में है, क्या है? स्ट्रेस और टेंशन में है, तो भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? क्योंकि स्ट्रेस और टेंशन की वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट रहती है, उसकी वजह से हार्ट रेट ज़्यादा होगी तो कार्डियक आउटपुट ज़्यादा मिलेगा, उसकी वजह से हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। और कोई भी पर्सन स्मोकर है, स्मोकिंग, क्रॉनिक स्मोकर है, क्रॉनिक अल्कोहलिक है, तो भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टाइम तक स्मोकिंग करने की वजह से, स्मोकिंग करेगी तो क्या होगा? हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट रहती है और हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है वो, उस ब्लड वेसल्स की जो इंनर मोस्ट लेयर होती है ट्यूनिका इंटीमा, उस ट्यूनिका इंटीमा में जो एंडोथेलियल लेयर होती है, वो एंडोथेलियल लेयर स्मोकिंग की वजह से क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर इंक्रीज देखने को मिल सकता है। अब कोई भी पर्सन नमक ज्यादा खाएगा, इंक्रीज साल्ट इंटेक, साल्ट इंटेक, नमक ज्यादा खाने की वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। हम खाना खाने बैठते तो अलग से ऊपर से नमक डालते, कोई भी फ्रूट खाते तो उस पर नमक डाल के खाते, तो हम नमक ज्यादा खाएंगे तो भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। कैसे होगा? क्योंकि नमक क्या करता है? हमारे वाटर का रिटेंशन करता है, रिटेंशन ऑफ वाटर।
वाटर का रिटेंशन होगा तो हमारे बॉडी में फ्लूइड की मात्रा इंक्रीज हो जाती है, हाइपर वोलेमिया डेवलप हो जाता है, हाइपर वोलेमिया डेवलप हो जाता है। हमारे ब्लड के अंदर फ्लूइड की मात्रा इंक्रीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज मिल सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। तो ज्यादा साल्ट खाने की वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है। अब हम हाइपरटेंशन का सेकंड टाइप पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन कैसे होगा, तो किसी भी पर्सन का ब्लड प्रेशर ज्यादा मिल रहा है लॉन्ग टाइम से, तो उस पर्सन का हम रिपोर्ट कराते हैं और कोई डिजीज की वजह से ब्लड प्रेशर ज्यादा मिल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलेंगे। तो द हाइपरटेंशन ड्यू टू द some non causes किसी कॉजेज की वजह से, किसी डिजीज की वजह से ब्लड प्रेशर ज्यादा मिल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलेंगे। कौन कौन से कॉजेज की वजह से हो सकता है, तो रेनल डिजॉर्डर की वजह से हो सकता है, हमारे किडनी में कोई खराबी हो गई, नेफ्रॉन डैमेज हो गई, रीनल आर्टेरियल स्टेनोसिस हो गया तो भी क्या हाइपरटेंशन हो सकता है। या कोरोनरी आर्टरी का कोई डिजॉर्डर है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है तो भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। या पर्सन्स में क्या है, हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म है तो भी ब्लड प्रेशर हमको ज्यादा मिल सकता है। डायबिटीज मेलाइटस की वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटस की वजह से भी हाइपरटेंशन होगा। कैसे होगा, जब लॉन्ग टाइम तक शुगर इंक्रीज रहेगा तो हमारी आर्टरी की जो इनर मोस्ट लेयर होती है ट्यूनिका इंटीमा, उसका जो इनर मोस्ट लेयर होता है एंडोथेलियल लेयर होती है, वो ज़्यादा शुगर लेवल इंक्रीज रहने की वजह से वो एंडोथेलियल लेयर क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी तो भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज देखने को मिल सकता है। अब कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट है, प्री एक्लेम्सिया है, प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहता है लॉन्ग टाइम तक तो भी क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। तो हम लॉन्ग टर्म यूज ऑफ NSAID, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, जो दर्द की दवाई होती है वो दवाई हम लॉन्ग टाइम से ले रहे हैं उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। कैसे होगा, जब हम दर्द की दवाई लेंगे तो सोडियम का रिटेंशन होता है, सोडियम का क्या होता है, रिटेंशन होता है, उसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर फ्लूइड की मात्रा इंक्रीज हो जाती है, हाइपर वोलेमिया डेवलप हो जाता है, हाइपर वोलेमिया डेवलप हो जाता है तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज मिल सकता है। तो कोई भी पर्सन को माइग्रेन है, आर्थराइटिस है, उसकी वजह से लॉन्ग टाइम तक दर्द की दवाई लेगा तो उसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। या लॉन्ग टाइम यूज ऑफ द स्टेरॉइड और एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग तो भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज देखने को मिल सकता है। या किसी भी पर्सन में हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है तो भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हमारे कॉजेज हो गए सेकेंडरी हाइपरटेंशन के। अब हम दूसरे टाइप्स पढ़ेंगे, अब हम दूसरे टाइप का हाइपरटेंशन पढ़ने वाले हैं। किसी भी पर्सन में हमने ब्लड प्रेशर चेक किया, उसका हमको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 200 मिलता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 100 मिलता है तो उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, उस पर्सन को बिनाइन हाइपरटेंशन होता है। क्या होता है, उसको हम बोलेंगे बिनाइन हाइपरटेंशन। ये बिनाइन हाइपरटेंशन क्या होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक होता है। पहले तो क्या होता है, माइल्ड हाइपरटेंशन होता है, उसके बाद वो हाइपरटेंशन वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, मॉडरेट हो जाता है, उसके बाद वो ब्लड प्रेशर ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, सेवियरिटी की तरफ बढ़ जाता है।
तो उसको हम क्या बोलते हैं, बिनाइन हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब इस बिनाइन हाइपरटेंशन की वजह से हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन डैमेज नहीं होते, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं अनकॉम्प्लिकेटेड हाइपरटेंशन। अनकॉम्प्लिकेटेड हाइपरटेंशन, तो ये हमारा बिनाइन हाइपरटेंशन होता है। अब दूसरा हाइपरटेंशन होता है जिसको हम बोलते हैं, अब हम उसके बाद पढ़ेंगे मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, उसको हम हाइपरटेंसिव क्राइसिस भी बोल सकते हैं और हाइपरटेंसिव क्राइसिस भी बोल सकते हैं। किसी भी पर्सन में हमने ब्लड प्रेशर चेक किया, उसका हमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 200 से ज्यादा मिल रहा है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 100 मिल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन या हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोल सकते हैं। ये क्या होता है, इट इज वेरी डेंजरस कंडीशन होती है, इट इज वेरी डेंजरस कंडीशन होते हैं। किसी भी पर्सन में हमको इतना ब्लड प्रेशर ज्यादा मिल रहा है, तो उस पर्सन को हमको क्या करना है, मेडिकल आईसीयू में एडमिट करके पेशेंट को ट्रीटमेंट करना है और ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है। इसमें क्या करते हैं, इमरजेंसी ट्रीटमेंट इन मेडिकल आईसीयू। इमरजेंसी ट्रीटमेंट इन मेडिकल आईसीयू, मेडिकल आईसीयू में पेशेंट को एडमिट करके इमरजेंसी ट्रीटमेंट देते हैं और ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं। ये क्या होता है, वेरी डेंजरस कंडीशन होती है। इसमें कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। कि क्या हो सकता है, हमारे वाइटल ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, डैमेज टू द वाइटल ऑर्गन, डैमेज टू द वाइटल ऑर्गन, हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। तो हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन बोलते हैं। बहुत सारे पर्सन्स होते हैं जिनको कोई भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा है लॉन्ग टाइम से, लेकिन कोई भी सिम्टम नहीं आते, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एसिम्टोमेटिक। क्या बोलते हैं, एसिम्टोमेटिक। बहुत सारे पर्सन के जिनको ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से सिम्टम्स आते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिम्टोमेटिक। तो अब हम पढ़ेंगे सिम्टम्स ऑफ ब्लड प्रेशर। सिम्टम्स ऑफ ब्लड प्रेशर, तो कौन से साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं, तो ज़्यादा ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहने की वजह से हमको हेडेक भी हो सकता है, पेनफुल सेंसेशन इन एनी पार्ट ऑफ द हेड, तो हेडेक भी हो सकता है। अब ज़्यादा हार्ट काम कर रहा है, सिस्टोल ज़्यादा कर रहा है, तो उसकी वजह से हमारे चेस्ट में हैवीनेस हो सकता है, चेस्ट पेन भी हो सकता है, तो चेस्ट पेन हो सकता है, चेस्ट टाइटनेस हो सकती है, चेस्ट में हैवीनेस फील हो सकता है। पर्सन्स को चक्कर भी आ सकते हैं, वर्टिगो भी डेवलप हो सकता है, डिजीनेस भी डेवलप हो सकता है। पाल्पिटेशंस भी हो सकता है, मीन्स हमारे खुद के हार्ट रेट हमको खुद सुनाई देती है, ऐसे टक 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 टक, उसको हम क्या बोलते हैं, पाल्पिटेशन बोलते हैं। अब ज़्यादा हार्ट काम करेगा तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाते हैं, तो पर्सन्स में टेकीकार्डिया भी डेवलप हो सकता है। पर्सन्स में स्वेटिंग भी डेवलप हो सकता है, पर्सन्स पसीना पसीना हो जाएगा, स्वेटिंग डेवलप हो सकता है। शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ डेवलप हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डेवलप हो सकता है। नूजिया और वॉमिटिंग डेवलप हो सकता है। एपिस्टेक्सिस भी हो सकता है। हमारा नोज होता है, उससे जो ब्लडिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नेजल ब्लडिंग होती है, उसको हम एपिस्टेक्सिस बोलते हैं। पर्सन्स में फियर भी हो सकता है,
फटीग भी हो सकता है, पर्सन्स कंफ्यूजन भी हो सकता है। तो हमारे साइन एंड सिम्टम होते हैं जिस ब्लड प्रेशर के। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द ब्लड प्रेशर। किसी भी पर्सन में लॉन्ग टाइम से ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन टारगेट ऑर्गन कौन से डैमेज हो सकते हैं? तो मोस्ट कॉमन टारगेट ऑर्गन ब्रेन हो सकता है, किडनी हो सकती है, हार्ट हो सकता है। ब्रेन में प्रॉब्लम होता है तो हम ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहने की वजह से स्ट्रोक डेवलप हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, स्ट्रोक डेवलप हो सकता है, हेमरेज डेवलप हो सकता है। किडनी में नेफ्रॉन डैमेज हो सकते हैं, क्रॉनिक रेनल फेलियर हो सकता है, क्रॉनिक रेनल फेलियर हो सकता है। हार्ट में कोरोनरी आर्टरी का डिसऑर्डर हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर हो सकता है। हार्ट फेलियर हो सकता है, लेकिन हार्ट फेलियर कैसा होगा? लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद होता है, तो क्रॉनिक हार्ट फेलियर डेवलप हो सकता है। हमारे विजन लॉस हो सकती है, हमें आंख से दिखाई देना कम हो जाता है या विजन लॉस हो सकती है क्योंकि हमारी आई डैमेज हो सकती है ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने की वजह से। पेरिफेरल रेसिस्टेंस हो सकता है, पेरिफेरल आर्टेरियल डिसऑर्डर हो सकता है हमें। तो हमारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं हाइपरटेंशन के। अब हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस ऑफ द हाइपरटेंशन। डायग्नोसिस में कोई भी पेशेंट आएगा हमारे पास तो उस पेशेंट का हम फर्स्ट वन क्या करेंगे? हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। क्या करते हैं? हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। पेशेंट की प्रेजेंट हिस्ट्री क्या होती है, पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री क्या होती है। मींस पेशेंट कोई क्रॉनिक अल्कोहलिक है, क्रॉनिक स्मोकर है, लॉन्ग टाइम से कोई एनएसएआईडी ड्रग पेन किलर दर्द की दवाई ले रहा है, या पर्सन में कोई टेबलेट ले रहा है लॉन्ग टाइम से। तो ऐसे हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। उसके बाद पेशेंट से क्या करेंगे? पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट का हम ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो ब्लड प्रेशर हमको 140 से ज़्यादा मिलेगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमको 90 से ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद पेशेंट का हम पल्स रेट चेक करते हैं तो उसका हमके पल्स रेट हमको ज़्यादा मिलता है, मोर देन 100 देखने को मिलता है। उसका रेस्पिरेटरी रेट चेक करते हैं तो मोर देन 20 भी मिल सकता है, और ज़्यादा भी मिल सकता है, और नॉर्मल भी मिल सकता है। तो हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया। अब पेशेंट, उसके बाद पेशेंट में क्या कराएंगे? ब्लड के रिपोर्ट कराते हैं डॉक्टर। क्या कराएंगे? ब्लड के रिपोर्ट कराते हैं। तो कौन कौन से ब्लड के रिपोर्ट कराते हैं? ब्लड रिपोर्ट कराते हैं। उसमें पेशेंट के क्या कराएंगे? सीबीसी कराएंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट कराएंगे। उसमें पर्सन्स का क्या देख चेक करते हैं? एचबी कितना है वो चेक करते हैं। उसके बाद किडनी में कोई खराबी है वो देखने के लिए रेनल फंक्शन टेस्ट कराते हैं, उसमें सीरम क्रिएट कराते हैं। किडनी में कोई नेफ्रॉन डैमेज है तो वो देखने के लिए रेनल फंक्शन टेस्ट कराते हैं। उसके बाद क्या रहेगा? लीवर फंक्शन टेस्ट भी करा सकते हैं क्रॉनिक अल्कोहलिक वाले पेशेंट में, या नॉर्मली लीवर फंक्शन टेस्ट भी हम करा सकते हैं। उसमें कौन सा रिपोर्ट कराते हैं? एसजीपीटी कराते हैं, सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसमिनेज कराते हैं। उसके बाद सीरम इलेक्ट्रोलाइट भी करा सकते हैं। दूसरा लिपिड प्रोफाइल भी करा सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल भी करा सकते हैं। उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है हमारे बॉडी में वो हमें पता लगता है। उसके बाद डायबिटीज है वो देखने के लिए क्या कराएंगे? ब्लड शुगर की रिपोर्ट कराएंगे। उसमें HbA1c कराते हैं। 3 महीने की सरेराश ब्लड शुगर कितनी है वो देखने के लिए हम HbA1c कराते हैं। हम पर्सन में थायराइड की कोई प्रॉब्लम है वो देखने के लिए थायराइड प्रोफाइल भी करा सकते हैं ब्लड रिपोर्ट में। ये नॉर्मली रूटीनली ब्लड इन्वेस्टिगेशन होते हैं। उसके बाद डॉक्टर क्या कराते हैं? ईसीजी रिपोर्ट कराते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कराते हैं। वो हमें हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम है या नहीं वो हमें पता लगता है। इकोकार्डियोग्राम कराते हैं।
हमारा हार्ट कितने परसेंट काम करता है वो देखने के लिए डॉक्टर इको करते हैं। उसके बाद डॉक्टर एक्सरे भी करा सकते हैं, यूएसजी एब्डोमिनम भी करा सकते हैं। हमारे एब्डोमेन के कोई ऑर्गन में कोई खराबी हुई है वो देखने के लिए यूएसजी एब्डोमेन भी करा सकते हैं। तो हमारे ब्लड के रिपोर्ट और दूसरे रिपोर्ट होते हैं जिसकी वजह से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं ब्लड प्रेशर में। अब हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन। किसी भी पर्सन में फर्स्ट टाइम हाइपरटेंशन डिटेक्ट हुआ है तो उस पर्सन में फर्स्ट क्या करते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या करेंगे, पर्सन्स को योगा करने के लिए बोलेंगे, मेडिटेशन करने के लिए बोलेंगे, एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे। तो योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज करने की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो कम हो सकता है और नॉर्मल हो सकता है। उसके बाद डाइटरी मॉडिफिकेशन भी हम कर सकते हैं। तो डाइटरी मॉडिफिकेशन में क्या करना है, हमको लो फैट डाइट लेना है, लो फैट डाइट लेना है। ज्यादा तली हुई चीजें नहीं खाना है, ज्यादा बाहर की चीजें नहीं खाना है, ज्यादा ऑयली चीजें नहीं खाना है। तो उसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। तो फैट वाली चीजें हमको क्या करना है, डिक्रीज करना है। ज्यादा फास्ट फूड नहीं खाना है। उसके बाद हमको क्या करना है, लो सोडियम डाइट लेना है, लो सोडियम डाइट लेना है। उसकी वजह से हमारा बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन डिक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हमको नॉर्मल मिल सकता है। तो हमको नमक कम लेना चाहिए खाने में। उसके बाद हमको क्या करना चाहिए, हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए। हाई फाइबर डाइट में हमको क्या करना चाहिए, ज्यादा फल फ्रूट वाली चीजें खाना चाहिए। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन। किसी भी पर्सन में हाइपरटेंशन डेवलप हुआ है तो उसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगा। तो उसमें हम क्या देते हैं, डाययूरेटिक दे सकते हैं। डाययूरेटिक क्या होता है, तो जब डाययूरेटिक ड्रग देते हैं तो यूरिन प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो सकता है। जिसमें फुर्सेमाइड आती है, स्पाइरोनोलेक्टोन ड्रग आती है। उसके बाद हम बीटा ब्लॉकर भी दे सकते हैं। ये बीटा ब्लॉकर ड्रग क्या होती है, जो हमारे हार्ट के अंदर जो बीटा रिसेप्टर होते हैं उस बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करके हमारा हार्ट का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज कर देता है, हमारे हार्ट रेट डिक्रीज कर देता है। उसकी वजह से हमारा हार्ट में कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। उसकी वजह से क्या हो सकता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो सकता है, जिसमें एटेनोलॉल और प्रोपेनोलॉल आती है। उसके बाद हम वेसोडायलेटर ड्रग भी देते हैं। वेसोडायलेटर ड्रग क्या करती है, जो ब्लड वेसल्स होती है उस ब्लड वेसल्स की वॉल पे डायरेक्ट इफेक्ट करती है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है तो और ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, जिसमें हम नाइट्रोग्लिसरीन और मिनॉक्सिडिल दे सकते हैं। उसके बाद हम देंगे ACE इनिबिटर। तो ए एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को क्या कर देती है, ड्रग इनिबिट कर देती है। उसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, जिसमें हम रेमिप्रिल देते हैं, कैप्टोप्रिल देते हैं और एनालोप्रिल देते हैं। उसके बाद हम दूसरी ड्रग पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ऐसी ड्रग होती है जो हमारे बॉडी में कैल्शियम चैनल होते हैं उस चैनल को ब्लॉक कर देती है। उसकी वजह से हमारे बॉडी के मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, हमारे हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है, हमारा हार्ट डिक्रीज होता है। उसकी वजह से ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सकता है, जिसमें निकार्डिपिन और निफेडिपिन ड्रग आती है। उसके बाद हम देते हैं अल्फा ब्लॉकर भी दे सकते हैं। ये क्या करती है, इट डिक्रीज द सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। हमारे बॉडी में जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो रहा है उसको डिक्रीज कर देती है। उसकी वजह से हमारा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और हार्ट रेट कम हो जाएगा और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। तो उसमें हम प्रेजोसिन और टेरेजोसिन भी ड्रग भी दे सकते हैं। उसके बाद हम देंगे सेंट्रल एक्टिंग एजेंट। ये क्या करती है, इट इज ब्लॉक द सिग्नल फ्रॉम ब्रेन। हमारे ब्रेन से जो भी सिग्नल आ रहा है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो रहा है, उस सिग्नल को ब्लॉक कर देती है ये ड्रग। उसकी वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, जिसमें हम क्लोनिडिन और मेथाइल डोपा ड्रग दे सकते हैं। तो हमारा हाइपरटेंशन का लेक्चर इधर फिनिश होता है। पैथोफिजियोलॉजी हम अलग लेक्चर बना के पढ़ेंगे।